लेकिन व्याख्या का एक स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से सपोज कीजिए कि इससे आपको चतुर्थ अंक का 22वां पद्य पूछा गया। अब सामान्य रूप से छात्र उसकी व्याख्या करते कैसे हैं हम उसको देख लें, जिसको कि हम सामान्य अवधारणा कहते हैं। वे सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद लिखते हैं प्रसंग, फिर लिखते हैं, यहां पर वे लिखते हैं इसके बाद अन्वय, फिर लिखते हैं अनुवाद, उसके बाद वे इसके भाव, फिर लिखते हैं विशेष, फिर व्याकरण, फिर छंद और अलंकार। यदा कदा वे उपसंहार भी लिखते हैं। मित्रों, सामान्यतया हम इसे व्याख्या की एक पैकेजिंग मानते हैं और हम इस क्रम में सब टाइटल देते हुए अपने अनुवाद को लेकर के चलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह गलत है। हमें इस प्रकार से अनुवाद या इस प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। खास करके इन चारों की तो जरूरत ही नहीं है। जो 5 नंबर से लेकर के 8 तक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कवि व्याकरण ज्ञान देने के लिए, छंद का ज्ञान देने के लिए, अलंकार का ज्ञान देने के लिए काव्य का निर्माण नहीं करता, पद्यों का निर्माण नहीं करता, बल्कि उस पद्य के माध्यम से वो कुछ तथ्य बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। उन पद्यों में, प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों का क्या भाव है, क्या सौंदर्य है, हम उनको व्याख्या पक्ष में लाते हैं और तब जाकर के वो व्याख्या निकल कर आती है। क्योंकि अगर हम हिंदी में भी किसी पद्य की व्याख्या करेंगे तो हम वहां ये नहीं लिखते कि यहां पर कर्म कारक है और यहां पर चतुर्थी कारक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। व्याख्या ये नहीं है। और रही ये जो संदर्भ, प्रसंग आदि है, अन्वय की जरूरत ही नहीं है, अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप संस्कृत के छात्र हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके इंटरनली आप इन सारे तत्वों को जान रहे होते हैं, तो इसलिए इनको बताने की जरूरत नहीं है। आपका समय जा रहा है, टाइम जा रहा है। अब हम आते हैं किसी एक पद्य को लेकर के इनके व्याख्या पक्ष की चर्चा करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में।